हे गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं ऋषभ आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल ज्ञान सूत्रा एकेडमी पे। तो आज हमारा टॉपिक है एसएससी जीडी के जितने भी बायो के क्वेश्चंस है, आज हम लोग उसे डिस्कस करने वाले हैं। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है हमारे पास 26 क्वेश्चंस जो कि एसएससी जीडी में पूछे गए थे। आज हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आपको काफी नई इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। उसके अलावा हमारा, अगर आपको इस वीडियो के पीडीएफ चाहिए तो हमारा नीचे जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। तो लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द फ्लूइड पोर्शन ऑफ द साइटोसोल डिवाइड ऑफ एनी सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इन बोथ द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल इज। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। तो प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है ऐसा जो कोई भी सेल जो कि प्रिमिटिव हो। आपको प्रिमिटिव सेल्स को हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोट सेल्स, जिसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस आपको प्रेजेंट नहीं है। और यूकैरियोटिक सेल वैसा सेल होता है जिसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है, जैसे कि हम लोग का सेल क्या है, यूकैरियोटिक सेल्स। और जो प्रोटो एल्गी हो गया या प्रोटोजोआ हो गया, उसका सेल्स जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल्स में बोलते हैं। अब सेकेंड पॉइंट है कि साइटोसोल क्या है। तो साइटोसोल किसका पार्ट है? सबसे पहले साइटोसोल पार्ट है आपको साइटोप्लाज्म का। साइटोप्लाज्म क्या होता है? आपको जो फ्लूइड आपको सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है उसे हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म, और उसी का पार्ट है साइटोसोल। अब साइटोसोल का ही एक और नाम होता है आपको हाइलोप्लाज्म। ओके, हाइलोप्लाज्म इसका नाम होता है। वैसे अगर आप देखो तो इसे आप ऑप्शन से भी एलिमिनेट आराम से कर सकते थे, क्योंकि सेकंड ऑप्शन था लाइजोसोम। तो लाइजोसोम को हम लोग क्या कहते हैं? तो लाइजोसोम को हम लोग कहते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? तो न्यूक्लियोप्लाज्म हमारा न्यूक्लियस के अंदर का जो फ्लूइड होता है, ठीक है, फ्लूइड इनसाइड न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के अंदर आपको फ्लूइड होता है उसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, अंदर में जितने सेल ऑर्गेनल्स होते हैं और न्यूक्लियस, तीनों को अगर मिला दें तो हम उसे बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म का सबसे पहली बार टर्म किसने दिया था? तो प्रोटोप्लाज्म का टर्म दिया था आपको जेई पुरकिंजी के द्वारा। जेई पुरकिंजी के द्वारा आपको पहली बार टर्म दिया गया था प्रोटोप्लाज्म का। और जो ये हमारा साइटोसोल है या हाइलोप्लाज्म है, ये मेनली इसका काम है सेलुलर मेटाबॉलिज्म करना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स। क्योंकि साइटोप्लाज्म का यही काम है आपको ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स करना और स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी देना आपके सेल को। तो इसका आंसर क्या होगा? साइटोसोल का फ्लूइड पोर्शन को क्या कहते हैं हम लोग? इसे हम लोग कहते हैं हाइलोप्लाज्म। ओके, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Which species of green algae known as stonewort is often mistaken to be a plant? तो स्टोनवॉट जो है बिल्कुल प्लांट की तरह आपको दिखता है और ऑफनली हम लोग मिस्टेक करते हैं इसे प्लांट के रूप में। तो एक्चुअली में स्टोनवॉट किसे कहते हैं? तो स्टोनवॉट हम लोग कहते हैं ऑप्शन नंबर ए, चारा को। किसको कहते हैं हम लोग? चारा जो है एक ग्रीन एल्गी है जिसे हम लोग स्टोन वॉर्ड भी कहते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन बनेगा कि एल्गी की स्टडी को क्या कहते हैं। ठीक है, तो स्टडी ऑफ एल्गी, हम लोग स्टडी ऑफ एल्गी को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग कहते हैं फाइकोलॉजी। क्या बोलते हैं हम लोग? फाइकोलॉजी। और सेम अगर बात किया जाए एल्गी के अलावा फंगी की स्टडी को, अगर हम लोग बात करें फंगी का, तो फंगी की स्टडी को हम लोग बोलते हैं माइकोलॉजी। ओके, माइकोलॉजी। नाउ इसके अलावा चारा को हम लोग कहते हैं स्टोनवॉट, और ये एक ग्रीन एल्गी है। अब एल्गी जो है आपके तीन प्रकार की होती है। ठीक है, एल्गी जो है तीन प्रकार की होती है। तो एल्गी के बारे में बता दूं आपको। सबसे पहला हम लोग बोलते हैं क्लोरोफाइकी। क्लोरोफाइकी जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? ये है हमारा ग्रीन एल्गी। ओके, उसके अलावा रोडोफाइकी। रोडोफाइकी इसे हम लोग बोलते हैं रेड एल्गी। और एक और है हमारा जिसे हम लोग बोलते हैं फायोफाइकी। क्या बोलते हैं? या फिर फायोफाइकी। ये होता है हमारा ब्राउन एल्गी। ठीक है, ये होता है ब्राउन एल्गी। तो ये तीन तरह के आपको मेनली एल्गी होते हैं। इसके अलावा एक और एल्गी होता है जिसे हम लोग कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, जो क्या होता है? आपको साइनो बैक्टीरिया होता है। ठीक है,
अब हम बात करें, ये जो हमारा चारा है ये किस कैटेगरी में आता है? आपको ये आपको क्लोरोफाइकी में आता है, जो कि आपको क्या है, एक ग्रीन एल्गी है। और एक्चुअली में इसमें क्या प्रेजेंट होता है? तो इसमें प्रेजेंट होता है, ये बनता है CaCO3 का, दैट मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट का, जो कि इसे रफ और स्ट्रॉन्ग बनाता है। ओके, क्लोरोफाइकी के कुछ और एग्जाम्पल अगर हम लोग जाने, जैसे क्लोरेला हो गया, स्पाइरोगायरा हो गया, उल्वा हो गया, यूलोथ्रिक्स हो गया, ये सब क्या है आपको क्लोरोफाइकी का एक एग्जाम्पल। ब्राउन ग्रीन एल्गी में आपको ये जो आपका सरगैजम है ये आपको ब्राउन एल्गी में आता है आपको। ओके, ठीक है। और जो आपका केल्प है ये भी आपका ब्राउन एल्गी में ही आता है। और उसके अलावा अगर हम रेड एल्गी की बात करें तो रेड एल्गी में आपको एगर जेली जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है आपको रेड एल्गी का एग्जाम्पल। आई होप क्लियर है ये क्वेश्चन आपको। ओके, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि एक काफी अच्छा क्वेश्चन है। बेजल बॉडीज और सेंट्रियोल्स जो कि नियरली सेम ही स्ट्रक्चर दिखाते हैं, इसे क्या, व्हाट सेट्स देम अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, क्या उसको अलग करता है? तो ये एक भारी क्वेश्चन था एसएसजीटी का बायोलॉजी में। अब अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो सेंट्रियोजोल टेक पार्ट इन प्रोटीन्स, मैं ऑप्शन नंबर बी से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। इसके आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर ए। अब मैं बी से अगर स्टार्ट करूं, सेंट्रियोल टेक्स पार्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस बस बेजल बॉडी डू नॉट। तो सबसे पहली बात, सेंट्रियोल जो है वो सेंट्रोजोम का पार्ट है। किसका पार्ट है? सेंट्रोसोम का पार्ट है। और सेंट्रोजोम सिर्फ और सिर्फ एनिमल आपको सेल में मिलती है और सेल डिवीजन में ये आपको मदद करता है। तो सेंट्रियोजोल जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में पार्ट नहीं लेता है। ये जो है ऑप्शन बिल्कुल गलत है, ना सेंट्रियोजोल लेता है ना ही बेसल बॉडी लेता है। अगला, बेसल बॉडीज आर प्रोटीन स्ट्रक्चर वेरस सेंट्रियोल्स आर नॉट। तो भैया दोनों का दोनों ही आपको प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, ऐसा नहीं कि आपको सेंट्रियोल नहीं है। अब सेंट्रियोल के पास मेम्ब्रेन होता है पर बेसल बॉडी के पास मेम्ब्रेन नहीं होता है, ये उल्टा हो गया है क्वेश्चन। सेंट्रियोल के जो होता है वो मेम्ब्रेनस नहीं होता है और आपको बेसल बॉडी जो होता है वो उसमें मेम्ब्रेन पाया जाता है। अब सेंट्रियोजोल के पास आपको डिस्टल अपेंडेजेस होता है और बेसल बॉडी में नहीं होता है, ये इसका मेजर डिफरेंस है। डिस्टल अपेंडेजेस यूज करते हैं हम लोग, जो मेनली आपका सीलिया या फ्लैजेला जो बनता है वो इसके थ्रू बनता है, आपका डिस्टल अपेंडेजेस के थ्रू, जो कि बेसल बॉडी जो है इसका एक पार्ट है, उससे बनाता है वो, लेकिन उसके पास डिस्टल अपेंडेजेस नहीं होता। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको है, जो कि वापस आपको कभी भी पूछा जा सकता है इस एग्जामिनेशन में, तो इसे आपको ध्यान रखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द वायरस स्प्रेड बाय मॉस्किटोज दैट कॉज इन्फेक्शन। उस वायरस का नाम बताना है आपको जो मॉस्किटो से स्प्रेड होता है और इन्फेक्शन फैलाता है। तो लिम्फेट, पहला ऑप्शन है लिम्फेटिक। अच्छा, ये तो आपका ऑप्शन में शायद लिम्फेटिक, क्या लिम्फेटिक छूट गया है, ये लिम्फेटिक फिलेरियोसिस है ये। ओके, लिम्फेटिक फिलेरियोसिस है। ओके, सेकंड इज जापानीज इंसेफ्लाइटिस, थर्ड इज फ्रांसिस्का ट्यूलिनेसिस, और डी ऑप्शन नंबर डी इज येलो फीवर वायरस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जापानीज इंसेफ्लाइटिस। जापानीज इंफ्लुएंजाइटिस जो है आपका वो वायरस से आपको होता है, और किसके द्वारा होता है? तो क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो के द्वारा। किसके द्वारा? क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो के द्वारा आपको फैलता है क्या? जापानीज इंसेफ्लाइटिस। आपका जो ऑप्शन नंबर ए है लिम्फेटिक फिलियरिसिस, तो फिलियरिसिस जो है आपको, मैं आपको बता दूं, फिलियरिसिस जो है वो किससे होता है? वो होता है आपको फिलेरिया वॉर्म से, फिलेरिया वॉर्म से आपको होता है, ठीक है। क्या होता है आपको? फिलियारिसिस। और इसी का एक और नाम है एलिफेंटाइसिस। ओके, ठीक है, जिसमें आपको पैर जो है आपके मोटे मोटे पैर हो जाते हैं, क्या होता है? एलिफेंटियासिस होता है। ओके, ये होता है फिलेरिया से, लिम्फेटिक फिलेरिसिस इसको बोलते हैं। अगला है हमारा फ्रैंकिसा ट्यूलिनिस, ये एक बैक्टीरिया से होता है। नंबर सी जो है वो किसके द्वारा फैलता है? वो फैलता है आपको बैक्टीरिया से। ओके, और इसे हम लोग कहते हैं रैबिट फीवर। क्या कहते हैं इसे हम लोग? रैबिट फीवर भी कहते हैं। और जो हमारा येलो फीवर वायरस है, ओके, क्या है हमारा? येलो फीवर वायरस, ये एक्चुअली में आपको पता चल ही गया, ये वायरस से होता है और ये एक मॉस्क्यूटो से होता है, जो कि है एडेस एजिप्टी मॉस्क्यूटो, जिससे आपको क्या होता है? जिससे आपको डेंगू भी फैलता है। ओके, सो मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 5, द एनिमल सेल्स आर अरेंज इन 2 एम्ब्रायोनिक लेयर्स एंड 1 अनडिफरेंशिएटेड लेयर्स। तो इसका आंसर क्या होगा? तो तीनों जो पार्ट आपका है, मेसोग्लिया, इंडोडर्म, प्रोटोडर्म, एक्टोडर्म, तो आपका जो ये नीचे तीनों पार्ट है, एंडोडर्म, प्रोटोडर्म और एक्टोडर्म, तो ये तो आपका एक अलग ही चीज होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेसोग्लिया। ओके, मेसोग्लिया क्या है? एक ऐसा अरेंजमेंट एनिमल सेल में जो 2 एम्ब्रियोनिक लेयर जो होता है वो ऊपर होता है और एक आपको लेयर जो हो गया आपका वो अनडिफरेंशिएटेड लेयर पाया जाता है मेसोग्लिया में। अब मैं बात करूं एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बारे में, तो एंडो और एक्टो आपको मिलता है कहां पे? ये दोनों होता है आपको एनिमल में, दोनों आपका एनिमल का है, इंडो और एक्टो। और जो आपका प्रोटोडर्म है ये आपको पाया जाता है प्लांट में। आप ऐसे याद रखते हो, पी फॉर प्लांट, पी फॉर प्रोटोडर्म। अब एंडोडर्म जो होता है वो इनर एम्ब्रायोनिक लेयर डेवलपमेंट होता है और एक्टो जो होता है वो आउटर होता है। तो इंडो से पता चली गया आपको इनर, और एक्टो जो है आउटर एम्ब्रायोनिक लेयर है आपको, तो वो आपको पाया जाता है एनिमल में, और मेसोग्लिया ही है इसका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे जाते हैं हम लोग। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन अबाउट टाइफाइड फीवर्स इन ह्यूमन बींग्स। तो टाइफाइड के बारे में आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना है। तो स्टेटमेंट ए है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया इज द पैथोजेनिक बैक्टीरियम दैट कॉजेज टाइफाइड। सबसे इंपॉर्टेंट बात, टाइफाइड किससे होता है? तो बैक्टीरिया से ही होता है, लेकिन उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? तो उस बैक्टीरिया का नाम है सैल्मोनेला, सैल्मोनेला टाइफी। ठीक है, सैल्मोनेला टाइफी इस बैक्टीरिया का नाम है। तो पहला स्टेटमेंट आपको ऑप्शन नंबर ए गलती है। अगला स्टेटमेंट बी, टाइफाइड फीवर कैन कुड बी कंफर्म बाय वाइरल टेस्ट, बिल्कुल सही है, वाइरल टेस्ट के द्वारा हम लोग टाइफाइड फीवर को कर सकते हैं। और अगला है, टाइफाइड कॉजेज इंटेस्टाइनल परफोरेशन। ठीक है, परफोरेशन का मतलब एक्चुअली में क्या होता है? परफोरेशन का मतलब होता है होल होना, होल या फिर रप्चर, रप्चर होना या होल होना, इसे कहते हैं हम लोग परफोरेशन। तो सही बात है, टाइफाइड से आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में होल या रप्चर हो सकता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के किस पार्ट में मेनली ये इफेक्ट करता है? तो इलियम, इलियम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट जिसमें ये इफेक्ट करता है। उसके अलावा आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन में और भी पार्ट है, डिओडेनम, जेजुनम और इलियम। तो इलियम में आप इफेक्ट करता है आपका टाइफाइड। ओके, तो ऑप्शन बी और सी सही है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, स्टेटमेंट बी एंड सी आर करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, एनिमल्स वेयर फर्टिलाइजेशन ऑफ एग्स एंड डेवलपमेंट ऑफ बेबी अप टू द फीटल स्टेज टेक्स प्लेस इनसाइड द मदर्स बॉडी आर नोन एज। मीन्स बोल रहा है कि जितना भी आपको फर्टिलाइजेशन होता है एग का, डेवलपमेंट ऑफ बेबी होता है, वो मदर के बॉडी के अंदर होता है। तो ये किस में होता है? तो भैया ओवीपोरस क्या होगा? ओवीपोरस ऐसा जानवर का नाम है जो कि एग देता है, एग ले करता है। इनवर्टिब्रेट कौन सा होता है? जिसमें आपको रिब केज या रिब बोन्स आपको पाई जाती है, ठीक है, पाई नहीं जाती है, और वर्टिब्रेट्स में रिब बोन आपको मिलती है। तो वीवीपोरस क्या होता है? वीवीपोरस में आपको क्या होता है? एग का फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर, मदर के बॉडी के अंदर, और साथ साथ आपको डेवलपमेंट में मदर के बॉडी के अंदर होता है बेबी का, तो उसे हम लोग कहते हैं वीवीपोरस। ओवीपोरस होता है जो कि अंडा देता है, ठीक है, उसे बोलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 8, the combination of high levels of which type of fat with low HDL cholesterol or high LDL cholesterol can increase the risk of heart attack or stroke। तो बोलने का मतलब है सबसे इंपॉर्टेंट 2 टाइप का आपको कोलेस्ट्रॉल था, एक होता है HDL और एक होता है LDL। तो भैया HDL क्या होना चाहिए? ये आपको गुड है, और LDL जो है वो आपके बॉडी के लिए बैड है। तो बोल रहा है कि HDL तो आपको हाई होना चाहिए और LDL तो लो होना चाहिए, लेकिन यहां क्या बोल दिया है? लो HDL। लो HDL का मतलब हो गया ये तो आपको हार्ट अटैक का चांसेस और आपको क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। भैया HDL तो ज्यादा होना चाहिए हमारे में बॉडी में, और LDL कम होना चाहिए, और यहां LDL ही ज्यादा बोल रहा है। तो इसके अब किस से ये कंबाइन करता है? तो ये कंबाइन करता है आपको ट्राइग्लिसराइड से, ट्राइग्लिसराइड से आपको कंबाइन करता है, और इस कारण से इसमें हार्ट अटैक और हार्ट स्ट्रोक का चांसेस ज्यादा इंक्रीज हो सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ट्राइग्लिसराइड्स। ओके, नाउ 9th नंबर क्वेश्चन, विच मेंबर ऑफ फाइलम पॉडीफेरा। आपको पता है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया हुआ है, मोनेरा,
आपको प्रोटिस्टा, फिर आपका आता है फंगी, फिर प्लांटी और एनिमेलिया। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने किया है आपको ये बताना है। तो 5 किंगडम का जो क्लासिफिकेशन है वो किया गया था आपको विटकर के द्वारा, विटकर, ठीक है, विटकर के द्वारा आपको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया गया है। अब बोल रहा है फाइलम पॉडीफेरा के बारे में, तो इसमें से कौन सा मेंबर जो है वो ओल्डेस्ट आपको मेटाजोअन है जो एग्जिस्ट कर रहा है हमारे प्लेनेट पे बहुत लंबे समय से। तो इसका आंसर क्या होगा आपका। तो अब देखो, अब हम लोग एक एक करके पहले बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो जो सी एनिमोन्स होता है ये आपको आता है किंगडम निडेरिया में, ठीक है, ये किसमें आता है, किंगडम निडेरिया में आता है आपका। आपका जो साइकन होता है, साइकन होता है इसमें स्मॉल ट्यूब्स होते हैं। आपको क्या होता है साइकन्स में, क्या होते हैं, स्मॉल ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर होता है। और पॉडीफेरा का सबसे बड़ा एग्जांपल क्या होता है, उसमें ट्यूब लाइक का स्ट्रक्चर होता है, आपको पाया जाता है। तो और स्पॉन्जेस क्या है, स्पॉन्जेस रहते हैं मरीन इन्वायरमेंट में। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, साइकन। साइकन जो है इसमें स्मॉल ट्यूब्स होते हैं। और हाइड्रा, हाइड्रा भी किस में आता है आपको, निडेरिया में ही आता है, आपको निडेरिया में ही आता है आपका हाइड्रा। ओके, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, साइकन। सो 10 नंबर, विच कंपाउंड इज वाइडली फाउंड इन कॉफी एंड टी। कॉफी और टी में कौन सा सब्सटेंस पाया जाता है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है और एंटी इंफ्लेमेटरी एक्टिविटी वो करता है। तो भैया, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है क्लोरोजेनिक एसिड। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। अब जो ऊपर का 3 आपको ऑप्शन है इससे भी क्वेश्चन आपको बनते हैं एसएससी में। तो लाइकोपीन कहां पाया जाता है, सबसे पहले मैं छोटा ये करता हूं, ठीक है। लाइकोपीन जो आपको पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं आपको टोमेटोज में। ओके, क्या कहां पाए जाते हैं आपको, टोमेटोज में। क्यूकुरमिन ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये पाया जाता है आपको टर्मरिक, दैट इज हल्दी, हल्दी में आपको कुकुरमिन पाया जाता है। और जो एंथोकाइनेंस है ये आपको एक्चुअल में ये क्या करते हैं, कलर देते हैं, रेड ब्लू पर्पल कलर आपको वेजिटेबल्स में। तो ये आपको बेरीज में, जैसे ब्लू बेरीज हो गया आपको, उसके अलावा ग्रेप्स, इन सब में आपको, उसके अलावा और भी एटसेट्रा आपको कैबेज वगैरह में भी पाए जाते हैं एंथोसाइनिन्स। तो ये आपको ध्यान रखना, लाइकोपिन टोमेटोस, क्यूकरमिन टर्मरिक और एंथोसाइनिन्स बेरीज ग्रेप्स एटसेट्रा। और कॉफी और टी में तो आपको पाए जाते हैं क्लोरोजेनिक एसिड। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनकरेक्ट आपको गलत कथन का चयन करना है। पहला ऑप्शन, फैट इज कंसिडर्ड अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग एक्सरसाइज एंड कंपटीशन। तो हमारा पहला स्टेटमेंट ही आपको गलती है, इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। क्यों, फैट को हम लोग गुड सोर्स ऑफ एनर्जी मानते हैं, लेकिन जब एक्सरसाइज या कंपटीशन में होते हैं तो हमें चाहिए इंस्टेंट एनर्जी। और इंस्टेंट एनर्जी देने के लिए आपको सबसे ज्यादा प्रचलित कौन है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है और गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसलिए इसका आंसर फैट ना होके कार्बोहाइड्रेट होगा। लेकिन हम लोग और सब ऑप्शन भी चेक करते हैं। तो विटामिन ए, ई एंड सी एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट। तो बिल्कुल बिल्कुल ये सही बात है कि तीनों जो है एंटीऑक्सीडेंट के रूप में आपको काम करते हैं। अगला, विटामिन सी फैसिलिटेट द एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ आयरन इन द बॉडी। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, आयरन के भी एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन सी का वो मदद करता है। और विटामिन सी जो है कोलेजन सिंथेसाइज में भी मदद करता है आपको, बिल्कुल सही है। ये 3 पॉइंट आपको अच्छे से याद रखने हैं क्योंकि ये क्वेश्चन कभी भी आपको अगले बार आ सकता है कि विटामिन ए, ई और सी वो एंटीऑक्सीडेंट की तरह आपको काम करते हैं। अगला, आपको सी जो है वो यूटिलाइज एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ आयरन हमारे बॉडी में करता है। और सी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द कोलेजन सिंथेसिस, मीन कोलेजन को संश्लेषण करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है विटामिन सी। अब एंटीऑक्सीडेंट क्या काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट का मेन काम है कि आपके सेल डैमेज जो होता है उसको प्रिवेंट करना या उसको स्लो करना, वो काम होता है आपका एंटीऑक्सीडेंट का। ओके, नाउ next question, which of the following plant is a pteridophyte usually found in most shady places like garden and on hill where temperature are low। जहां पे टेम्परेचर लो होता है और टेरिडोफाइट है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज फर्न्स। फर्न्स जो है एक टेरिडोफाइट के इसमें आता है। अगर मैं बात करूं टेरिडोफाइट का,
तो अगर हमारा पहला टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कोई है फाइलम में, ठीक है, टेरेस्ट्रियल अगर हमारा पहला प्लांट है तो वो कौन सा है, वो हमारा टेरिडोफाइट है। उसके अलावा इसमें वेल डिफाइन आपको डिफरेंशिएटेड रूट्स हैं, स्टेम्स हैं, लीव्स हैं उसके, लेकिन इसमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपको हिडन होते हैं, किसमें, टेरिडोफाइट में। ओके उसके अलावा अगर मैं फंड्स और एग्जांपल की बात करूं तो मार्शेलिया हो गया, हॉर्सटेल्स हो गया, ये सब भी इसके एग्जांपल हैं, किसके, टेरिडोफाइट के। अब जैसे कि रिकिया है, ये आपको ठीक है, ये किसका एग्जांपल होता है रिसिया, तो ये एग्जांपल होता है आपको ब्रायोफाइट का। किसका एग्जांपल है, ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइटा का। ओके, और ब्रायोफाइटा को क्या बोलते हैं हम लोग, तो ब्रायोफाइटा को हम लोग कहते हैं एम्फीबियन, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम के एम्फीबियन को किसको बोलते हैं हम लोग, ब्रायोफाइटा को। रिकिया इसका एग्जांपल है ब्रायोफाइटा का। ओके moving to our next question, how does the flexibility of cell membrane help living organisms? सेल मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी, अब सेल मेम्ब्रेन क्या है आपको पता है कि ये सेल है, सेल का जो आपका आउटर पार्ट है इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे ही हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, अब ये क्या करता है, ये एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है जो कि, या फिर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है जिसके अंदर अगर सेल के अंदर कोई भी चीज जाएगा तो उसको पहले इससे पास करना पड़ेगा, और कोई भी आपको अनवांटेड सब्सटेंस है या टॉक्सिक सब्सटेंस है उसे वो अंदर जाने ही नहीं देगा, और बाकी जो इंपॉर्टेंट है सेल के लिए वो उसे किस प्रोसेस से, या तो आपको डिफ्यूजन के प्रोसेस से, ओके, या तो आपको ऑस्मोसिस के प्रोसेस से आपको ये क्या करेगा, अंदर कर देगा आपको सेल के अंदर। तो ये इसका काम है। तो भाई सेल प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द पॉल्यूशन, तो बिल्कुल भी नहीं। डिफाइन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर कौन डिफाइन करता है, ये करता है आपको सेल वॉल। सेल वॉल का मेन काम है स्ट्रक्चर देना सेल को। अगला है एब्जॉर्ब फूड, तो मैंने बताया आपको डिफ्यूजन ऑस्मोसिस के थ्रू ये फूड को एब्जॉर्ब करता है। और गिव लॉन्ग लाइफ, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। ओके, मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इससे पहले मैं जाऊं तो सेल की डिस्कवरी, ये सेल की बात आ गई है, तो सेल का डिस्कवरी किसने किया था और किस साल किया था, तो सेल का डिस्कवरी आपको रॉबर्ट हुक ने किया था, और किस साल किया था, तो 1665 में। और अगर बात करें हम लोग लिविंग सेल्स की, लिविंग सेल की बात करें तो वो किसने किया था, तो वो किया था एवी लुएनहुक ने। एवी लुएनहुक ने आपको लिविंग सेल की खोज की थी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट माइटोसिस। तो दो प्रोसेस होता है आपको पता है सेल डिवीजन में, एक होता है माइटोसिस और एक होता है आपका मियोसिस। तो माइटोसिस के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है। ओके, सो पहला स्टेटमेंट, ईच मदर सेल्स डिवाइड्स टू फॉर्म टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स, बिल्कुल सही बात आपको है ये। नंबर 2 ऑप्शन क्या है, द डॉटर सेल्स हैव द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज दैट ऑफ द मदर सेल्स। तो ये है आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि ये जो प्रोसेस होता है ये माइटोसिस का नहीं, ये आपको मियोसिस का प्रोसेस है। ओके, माइटोसिस में आपको दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में टूटता है। अगला, ये हेल्प करता है ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज इन ऑर्गन्स, और सेल डिवाइड करता है ग्रोथ में माइटोसिस। तो बाकी का तीनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये जो दूसरा स्टेटमेंट है ये होता है एक्चुअली में मायोसिस के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा मायोसिस। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डॉटर सेल्स हैव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड मदर सेल। ये एक गलत स्टेटमेंट है, इसका आंसर एक्चुअली में मायोसिस होना चाहिए था, जो कि आपको दिया हुआ क्वेश्चन में माइटोसिस। ओके, नाउ 15 number, the psychological state that describes appetite and indicates the feeling of fullness। ये तो एक्चुअली में एक क्या क्वेश्चन आ गई, एक ऐसा शरीर का कृत्रिमक अवस्था जो भूख की कमी करती है और तृप्ति का संकेत देती है। मीन्स बोलने का मतलब है कि आप जो हो फुल लग रहे हो, ये क्या चीज होगा भाई। इसमें तो आपको हिंदी कर दिया है, तृप्ति कर दिया है, तो हिंदी अगर देखोगे आप तो पता चल जाएगा। स्टैटिटी जो होता है इसका मतलब ही होता है कि आपका एपेटाइट कम हो चुका है और आप फुल हो चुके हैं, उसको बोलते हैं स्टैटिटी। ओके,
अब डिफिकेशन का मतलब क्या होता है, जब आप टॉक्सिक सब्सटेंस को, जिसका मतलब होता है इजेशन, जब आप टॉक्सिक सब्सटेंस को अपने बॉडी से बाहर कर रहे हो, ठीक है। अब चाइम क्या होता है, चाइम एक्चुअली में जब आप खा रहे हो, तो आप जब मुंह से आप खाते हो, उसके बाद वो ऑइसोफेगस से होते हुए आपके पेट में जाता है, आपके स्टमक में जाता है, और स्टमक में वो मिक्स होता है आपको किससे, मिक्स होता है आपको गैस्ट्रिक जूस से, ठीक है, मिक्स होता है आपको गैस्ट्रिक जूसेस से, और इसे ही हम लोग कहते हैं चाइम बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं चाइम बोलते हैं या काइम बोलते हैं, ओके। और इंजेक्शन तो आप जानते ही हो, जब आप खाना खाते हो तो उस प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इंजेक्शन बोलते हैं, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, लार्ज डिपॉजिट ऑफ आयरन इन द लिवर लीड टू अ कंडीशन कॉल्ड, लिवर में अगर ज्यादा मात्रा आयरन की चले जाए तो उसे हम लोग कहते हैं हेमोसाइड्रोसिस, ओके, हेमोसाइड्रोसिस बोलते हैं, क्योंकि आपको पता है एक आपको साइड्राइड जो होता है, साइड्राइड नाम का आपको और ये किसका होता है, आयरन का होता है, ठीक है। तो इसका नाम भी दिया गया हेमोसाइड्रोसिस, ओके। नाउ अगर मैं बात करूं एनीमिया की, तो एनीमिया जो होता है वो क्या होता है, खून की कमी होती है, विटामिन ए, ठीक है, विटामिन ए की कमी से आपको एनीमिया हो सकती है। क्वाइसर कोर, क्वाइसर कोर किसकी कमी से होती है, तो क्वाइसर कोर आपको होती है प्रोटीन की कमी से। और ऑस्टियोमेलेसिया ये किस कमी से होती है, ये आपको, ये बोन का एक्चुअली में डिजीज किसका है, बोन का। और कैल्शियम, कैल्शियम की कमी से आपको हो सकती है आपकी ऑस्टियोमेलेसिया, ओके। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ फिश ईट अ श्रिम्प, अगर फिश ईट करती है श्रिम्प को तो एनर्जी गेट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम, कहां से कहां जाता है, तो सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले सी का प्लांट्स होगा, उसको खाएगा कौन, उसको खाएगा श्रिम्प, और श्रिम्प को कौन खा लेगा, उसको खा लेगा फिश, और फिश को कौन खाएगा, उसका बिग फिश, जो बड़ा फिश होगा वो खा लेगा फिश को। तो ये इस तरह से आपको चलेगा। तो प्लांट्स क्या होगा आपको, प्लांट्स क्या होगा आपको प्रोड्यूसर्स, श्रिम्प क्या होगा, श्रिम्प होगा आपको प्राइमरी, पहली बार जो कंज्यूम करता है उसे हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, फिश क्या होगा सेकेंडरी कंज्यूमर। तो सिंपल है, जब फिश खा रहा है श्रिम्प को तो क्या हो रहा है, एनर्जी कहां से कहां जा रही है, प्राइमरी कंज्यूमर टू सेकेंडरी कंज्यूमर, इट इज इजी क्वेश्चन, ओके। नाउ 18 नंबर, अब हम लोग बात करते हैं इसको मैच द फॉलोइंग है भाई, डिजीज का नाम है और अफेक्टेड ऑर्गन्स है, तो क्या होगा, सबसे पहले टीबी, टीबी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो टीबी किससे होती है, तो सबसे पहले ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरिया से, ओके। तो और टीबी किसको आपको इफेक्ट करता है, तो टीबी इफेक्ट करता है आपके लंग्स को। अगला है हेपेटाइटिस, तो हेपेटाइटिस जो है, हेपेटाइटिस जो है वो किससे होता है आपको, ये वायरस, वायरल डिजीज है आपको हेपेटाइटिस ओके। तो और हेपेटाइटिस किसको इफेक्ट करता है, तो हेपेटाइटिस इफेक्ट करता है आपको लिवर को। गोनोरिया, गोनोरिया जो है एक एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, जैसे कि आपको एड्स, एड्स भी क्या है आपको, सिफिलिस, सिफिलिस भी क्या है आपको, ये सब क्या है आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। तो उसी तरह गोनोरिया भी आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, और ये कहां पे होता है, ये होता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। और आखिरी बचा मम्स, मम्स भी आपको वायरस के थ्रू ही होता है, और ये कहां किसको इफेक्ट करता है, तो सलाइवरी ग्लैंड्स को इफेक्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 का डी, ठीक है, 1 का डी हो गया, सॉरी 1 का सी हो गया, 2 का डी हो गया, तो 1 का सी 2 का डी दो ऑप्शन में है, और 3 का आपका हो गया बी, तो 3 का बी, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 18 का सी हो जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज लीस्ट लाइकली टू कॉज ओबेसिटी इन ह्यूमंस, मोटापा किससे नहीं हो सकता है, बाई सेडेंट्री लाइफस्टाइल, मतलब आप कहीं घूमने जा ही नहीं रहे हो, उस तरह का लाइफस्टाइल जियोगे तो आपको ऑब्वियस बात है आपको होगी ही। अगला है हाइयर कंजम्पशन ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स, भाई आप हरी सब्जियों ज्यादा खाओगे, आप मीट मछली नहीं खाओगे, तो ऑब्वियस बात है आपका, आपको ओबेसिटी तो नहीं होगी, आप फैट ज्यादा नहीं खा रहे हो तो आपको ओबेसिटी नहीं होगी। अगला जेनेटिक ट्रेट्स, बिल्कुल नहीं, एक्सेस फैट कंजम्पशन, इससे तो ओबेसिटी होगी ही, है कि नहीं। और जेनेटिकली अगर आपके, जेनेटिकली कोई भी अगर माँ बाप आपके मोटे हैं तो ऐसा नहीं है, ठीक है, कि आप मोटे नहीं होंगे,
आप मोटे हो सकते हैं, आप नहीं भी हो सकते हैं, तो इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप अगर ज्यादा खा रहे हो ग्रीन वेजिटेबल्स और कुछ नहीं खा रहे हो तो ऑब्वियस बात है कि आपका मोटापा सबसे कम होने का चांसेस है। अगला कुछ स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है वैक्सीनेशन के बारे में, टीकाकरण के बारे में कुछ कथन दिए हुए हैं आपको चुनना है कौन सा कथन सत्य है। तो स्टेटमेंट ए, in vaccination a preparation of antigenic proteins of pathogens or inactivated weakened pathogens is introduced into body। स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है कि वैक्सीन में क्या होता है, इनएक्टिवेटेड पैथोजेंस जो होते हैं उनको या फिर वीकेंड पैथोजन को डाला जाता है जो कि बॉडी से फाइट कर सके आपको आपके रोगों से। अगला है वैक्सीन जनरेट मेमोरी बी एंड टी सेल्स दैट रिकॉग्नाइज द पैथोजेंस क्विकली। अब इसमें एक ट्रिक सबसे अच्छी काम आएगी। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है, अगर स्टेटमेंट ऐसा दिया जा रहा है जिसके बारे में आपको जानकारी है ही नहीं, तो वो स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही सही होगा, क्योंकि ऐसा स्टेटमेंट जल्दी नहीं बनता है जिसके बारे में किसी को जानकारी ना हो और वो स्टेटमेंट गलती कर दे। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा चीज करेक्टली मैच नहीं है। तो न्यूक्लियस स्टोरेज ऑफ जेनेटिकल इंफॉर्मेशन, बिल्कुल सही बात है। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइबोसोम को हम लोग बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं राइबोसोम्स को। उसके अलावा लाइसोम सुसाइडल बैग, बिल्कुल सही। और माइटोकॉन्ड्रिया लिपिड मेटाबॉलिज्म नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं हम लोग, पावर हाउस ऑफ द सेल। और किसके थ्रू तोड़ता है ये एनर्जी, एटीपी के फॉर्म में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन, while learning to cook राजेश noticed that when he crushed a dozen groundnuts in grinder, उसमें ऑयल आ जाता है, और जब वो क्यूमिन को, जीरा को पीसता है तो उसमें ऑयल नहीं आता है। तो उसका रीजन क्या होगा, भाई क्यूमिन बैड क्वालिटी का होगा, ये कोई बात नहीं है। द प्रोटीन इन द ग्राउंडनट रिच ऑयल, प्रोटीन का ऑयल रिच होगा, नहीं। द ग्राउंडनट वाज नॉट ड्राइड, बिल्कुल नहीं। द फैट इन ग्राउंडनट रिलीज ऑयल, जो फैट होता है उसमें ऑयल होता है। तो ग्राउंडनट अगर बात किया जाए तो ग्राउंडनट्स ऑयल बनता है किससे, जब उसको क्रश करते हैं तो उससे बनता है, क्योंकि उसके अंदर आपको फैट प्रेजेंट होता है, इसलिए वसा होती है, इसलिए उसमें वो तेल छोड़ता है आपको। ओके, नेक्स्ट, द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स डेवलप न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स टू अडेप्ट टू द इन्वायरमेंट। जब आप कोई नया तरीके का आप एडेप्टेशन ला रहे हैं, आप पर्यावरण के अनुकूल बनने की कोशिश कर रहे हैं, उसे हम लोग कहते हैं एडेप्टेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम लोग, बिहेवियरल एडेप्टेशन। भाई आइसोलेशन तो होता है अलग अलग होना, मिमिक्री तो किसी का बात का रिपीट करना, ठीक है। स्पेसिएशन मतलब स्पीसीज को अलग अलग कर देना, स्पेसिएशन कर देना, तो ये तो होगा ही नहीं। ऑप्शन एलिमिनेट से आप आराम से तो एडेप्टेशन, एडेप्ट करना है कि नहीं। अगला क्वेश्चन है, द सलाइवा हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड इन एनिमल्स, व्हाट डज इट डू। अब सलाइवा क्या करता है एक्चुअली में, तो भैया ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू शुगर, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि आपको हमारे माउथ में, सलाइवा में एक आपको इंजाइम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज। उससे क्या होता है, आपको ब्रेक डाउन होता है स्टार्च का शुगर में। तो ये होगा आपका आंसर। अगला, प्रिवेंट फूड्स फ्रॉम एंटरिंग द विंड पाइप, तो भाई विंड पाइप से जाने से आपको सलाइवा रोकता नहीं है। हेल्प इन सेंसेशन, सेंसेशन तो आपको टंग करता है। और लोअर चांसेस ऑफ एलर्जीज, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। ऑप्शन एलिमिनेशन से भी आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो। नेक्स्ट, ज़ेरोप्थेल्मिया। अब ज़ेरोप्थेल्मिया जो है वो किसका डिजीज है, तो ये जो है विटामिन ए के डेफिशिएंसी से भी होता है। अब विटामिन ए के डेफिशिएंसी से क्या होता है, इसी को हम लोग कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं हम लोग, विटामिन ए के डेफिशिएंसी से होता है। तो ये जो होता है किसमें होगा, आपको आईज में होगा। अगर हम लोग बात करें विटामिन बी से, तो बी से क्या होता है आपको, बेड़ी बेड़ी होता है आपको। सी से क्या हो जाएगा आपको, सी से हो जाएगा आपको स्कर्वी। डी से क्या हो जाएगा आपका, रिकेट्स। ओके, उसके अलावा अगर मैं बात करूं आपको आयोडीन के कमी से क्या होता है, तो आयोडीन के कमी से आपको होता है ग्वाइटर। ओके, सो इसका आंसर क्या होगा, आपका आइज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स कैन बी मेड टू क्लाइंब यूजिंग स्पेशल सपोर्ट। जो भी
प्लांट्स क्लाइम करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग कहते हैं क्रीपर्स। क्या कहते हैं उसे हम लोग? उसे हम लोग कहते हैं क्रीपर्स। ठीक है। अब सन, सन एक्चुअली में यहां होना चाहिए सनफ्लावर। ठीक है। नेक्स्ट लेमन प्लांट, रोज प्लांट या पंपकिन। तो सनफ्लावर, लेमन प्लांट, रोज प्लांट ये सब जो है आपको शब के कैटेगरी में आता है, लेकिन आपका जो पंपकिन प्लांट है वो आता है क्रीपर्स में। क्रीपर्स जो होता है वो आपको क्रीपर्स हो गया या फिर आपका क्लाइंबर्स, दोनों, ये दोनों जो है क्रीपर्स आपको नीचे आपको जाते हैं, मींस आपको नीचे की तरफ फैलते हैं, और क्लाइंबर्स किसी का सपोर्ट लेके ऊपर ऊपर आपको बढ़ता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्लाइंबर्स। और क्रीपर्स और नीचे नीचे, तो जो भी आपका प्लांट जो किसी के सहारे से बढ़ेगा उसे हम लोग कहते हैं क्रीपर्स या फिर क्लाइंबर्स। तो इसका आंसर है पंपकिन प्लांट। तो हमारा 26 क्वेश्चंस यहां पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नीचे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और इसके अलावा जीडी पे हम लोगों ने अलग अलग वीडियोस आपको पोस्ट कर दिए हैं, जैसे कि आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, फिर स्टैटिक जीके, इन सब के वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे। आपको एक प्लेलिस्ट बना हुआ है हमारे चैनल में, वहां जाकर के आप चेकआउट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर